जरा सोचिए दोस्तों, अगर हमारे देश के जहाज समुद्र में हो और उन पर हमला हो जाए, तो सबसे पहले हम सभी क्या उम्मीद करेंगे? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पलटवार हो। लेकिन दोस्तों, इस बार जो मामला है ना, वो थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि ईरान ने भारत के शिप्स पर हुए हमलों को लेकर ऐसी सफाई दी है जिसने कहानी को और कंफ्यूजिंग बना दिया है। उधर दूसरी तरफ इंडिया को 2025 से 26 में कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ा है, ये आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रशिया के साथ भारत की डिफेंस डील को लेकर ऐसी इनसाइडर जानकारी सामने आ रही है जिसके बारे में खुलकर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। यानी एक तरफ समुद्र में तनाव, दूसरी तरफ इकोनॉमी पर दबाव और तीसरी तरफ डिफेंस में छुपा हुआ बड़ा खेल। अब अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखेंगे तो जो तस्वीर बनेगी ना, वो हम सभी को हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पूरी कहानी खोलते हैं और समझते हैं असली खेल। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए भले ही ये 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन यकीन मानिए, जो हमने वीडियो पर मेहनत की है वो आपके सपोर्ट से सफल हो जाएगी। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर आती है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जितनी ऊपर से सिंपल दिखाई दे रही है, अंदर से उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ ईरान है जो कह रहा है कि हमला गलती से हुआ, दूसरी तरफ अमेरिका है जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जरिए पूरे रीजन में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और तीसरी तरफ भारत है जो हर कदम बहुत ही कैलकुलेट करके उठा रहा है। इसीलिए अजीत डोवाल का अचानक सऊदी अरेबिया जाना कोई छोटा मूव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बैकग्राउंड में कुछ बड़ा गेम चल रहा है, ऐसा गेम जो पब्लिक डोमेन में पूरी तरह सामने नहीं आया है। क्योंकि अगर सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन का मामला होता तो इतनी हाई लेवल मूवमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ भारत के सामने असली चैलेंज क्या है? भारत को एक साथ 3 चीजें बैलेंस करनी है: अमेरिका का प्रेशर, ईरान के साथ रिश्ते और मिडिल ईस्ट में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी। और यही वजह है कि भारत इस पूरे गेम में ओपन स्टैंड लेने से बच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले में बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती है तो भारत को फायदा होगा, लेकिन अगर फिर से टेंशन बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी और तेल सप्लाई पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान की ये गलती वाली सफाई सच में मामला शांत कर पाती है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी डैमेज कंट्रोल है जिसके पीछे कोई बड़ा तूफान अभी बाकी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच भारत भी चुप नहीं बैठा है, बल्कि काफी तेजी से अपने मूव्स कर रहा है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अजीत डोवाल अचानक से सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, अब ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कुछ बता रही है। सऊदी अरब का झुकाव हाल में पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज्यादा दिखने लगा है, और ऐसे में भारत ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि इस पूरे गेम में उसकी पोजीशन कमजोर हो जाए। तो मुझे जो लगता है ये पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब इंडिया ये दिखा भी रहा है कि वो एंगेज्ड है, और साथ ही क्वाइटली अपने इंटरेस्ट भी सिक्योर कर रहा है। और सच बोलूं तो जब तक ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, तभी असली गेम बैकग्राउंड में चल रहा होता है। अब सिर्फ यही नहीं, अगर आप बाकी मूव्स जोड़ो तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। अनिल चौहान ब्रिटेन गए हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी जा रहे हैं, और उसी टाइम पर ली जे म्योंग भारत की विजिट शुरू कर देते हैं। अब ये सब एक साथ होना, ये कोइंसिडेंस कम और कोऑर्डिनेटेड ज्यादा लगता है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी डील अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हॉनेस्टली ऐसी चीजें पहले बैकग्राउंड में सेट होती हैं, बाद में सामने आती हैं। अब एक चीज जो लगभग हर कोई इग्नोर कर रहा है वो है ट्रेड का डेटा, क्योंकि सबका ध्यान अभी वॉर और जियोपॉलिटिक्स पर है। लेकिन अगर आप असली पावर समझना चाहते हो तो इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में इंडिया ने करीब 860 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं। पिछले साल ये 825 बिलियन थे, मतलब 35 बिलियन का जंप, जो दिखने में अच्छा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, ये ग्रोथ करीब 4.2% की है, और ये हमारी जीडीपी ग्रोथ से कम है। यानी हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी जरूरत है। तो अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ऊपर से सब स्ट्रांग दिख रहा है, डिप्लोमेसी एक्टिव है, इंटरनेशनल मूव्स हो रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी कुछ गैप्स हैं, खासकर एक्सपोर्ट्स में। अब आगे क्या होगा यही देखने वाली बात है।
क्या भारत इस मौके को यूज करके अपनी ग्लोबल पोजीशन और मजबूत करता है, या फिर ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट बनकर रह जाता है? इसके अलावा अब थोड़ा और ज्यादा रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि जो ऊपर से ग्रोथ दिख रही है उसके नीचे एक अलग ही कहानी चल रही है। हमने अभी देखा कि एक्सपोर्ट बड़े हैं, लेकिन असली गेम समझना है तो इंपोर्ट्स देखो। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में इंडिया ने करीब 979 बिलियन डॉलर का सामान बाहर से खरीदा है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है, हम जितना बेच रहे हैं उससे काफी ज्यादा खरीद रहे हैं। यानी एक तरफ 860 बिलियन का एक्सपोर्ट और दूसरी तरफ 979 बिलियन का इंपोर्ट। अब ये जो गैप है ना, यही धीरे धीरे बड़ा सिरदर्द बनता है। और ये कोई एक साल की बात नहीं है। पिछले साल इंपोर्ट 919 बिलियन थे, अब सीधे 979 बिलियन। मतलब गैप कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा और चौड़ा हो गया। अगर यही स्पीड रही तो अगली बार 1 ट्रिलियन पार करना ऑलमोस्ट तय है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, इंपोर्ट्स लगभग 6.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो बुरी बात नहीं लगती। लेकिन जब वही स्पीड एक्सपोर्ट में नहीं दिखती तो इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, और वही अभी हो रहा है। अब यहीं पर वो सपना थोड़ा शेकी लगने लगता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर अब भी इक्वेशन उल्टी चल रही है। नंबर साफ बताते हैं, पिछले साल करीब 94 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, और अब ये बढ़कर लगभग 119 बिलियन हो चुका है। यानी गैप सिर्फ है नहीं, तेजी से बढ़ भी रहा है। अब वजह क्या है? पहली, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। उनके टैरिफ्स की वजह से भारत के एक्सपोर्ट, खास तौर पर अमेरिका जाने वाले, उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाए। और दूसरी वजह जो एक्चुअली ज्यादा असर डाल रही है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इस पूरे माहौल ने एनर्जी मार्केट को हिला दिया। तेल और गैस की कीमतें ऊपर चली गईं, और भारत जैसे देश के लिए ये सीधा एक्स्ट्रा खर्च बन गया। तो अगर इसे बहुत सिंपल में समझो, कमाई स्टेडी, खर्च अचानक तेज, और बस वहीं से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में असली चुनौती यही रहने वाली है, क्योंकि न्यूज में जो दिखता है वो अलग है, लेकिन इकोनॉमी का प्रेशर क्वाइटली पीछे बन रहा होता है। अब एक अपडेट आती है जो थोड़ी अंडर द रेडार है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बड़ी साबित हो सकती है। बात हो रही है ओमान और इंडिया के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। शायद आपको याद होगा, पिछले साल दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ओमान गए थे, और वहीं ये FTA साइन हुआ था। अब अपडेट ये है कि ये एग्रीमेंट जून से लागू होने जा रहा है। मतलब प्रैक्टिकली 1 से 1.5 महीने बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड काफी आसान हो जाएगा। कम टैरिफ, कम रुकावटें। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो UAE के बाद ओमान दूसरा गल्फ देश बन जाएगा जिसके साथ भारत ये लेवल का ट्रेड रिलेशन एक्टिव कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर के साथ भी इसी तरह की बातचीत चल रही है। तो साफ दिख रहा है कि इंडिया अब गल्फ रीजन में अपने इकोनॉमिक कनेक्शन और मजबूत कर रहा है। अब अगली चीज थोड़ी हैवी है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी। बात हो रही है रशिया और भारत के बीच हुए एक डिफेंस एग्रीमेंट की। ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अभी इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, इसलिए चर्चा बढ़ रही है। इस डील के तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3000 तक सैनिक डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई परमानेंट मिलिट्री बेस बन रहा है। असल में ये एक तरह का म्यूचुअल अरेंजमेंट है। मतलब अगर रशिया के सैनिक भारत आते हैं तो वो किसी नए बेस पर नहीं जाएंगे, बल्कि इंडियन आर्मी के ही किसी एग्जिस्टिंग बेस पर रहेंगे। और वही रूल इंडिया के सैनिकों पर भी लागू होगा जब वो रशिया जाएंगे। अब यहाँ इसका असली मकसद क्या है? सीधा सा कोऑर्डिनेशन आसान करना। पहले क्या होता था, हर जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग या ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए लंबा पेपर वर्क, अप्रूवल्स और काफी डिले। अब ये प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा। मतलब जरूरत पड़ी तो दोनों देश जल्दी से साथ काम कर पाएंगे। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में एक और चीज है, दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी में 5 नेवल वॉरशिप्स और 10 एयरक्राफ्ट्स तक भी स्टेशन कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर लगेगा कि बहुत बड़ा शिफ्ट है, और हॉनेस्टली है भी, क्योंकि इंडिया ने इससे पहले भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं था। यहीं पर रशिया वाला एग्रीमेंट अलग और थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है। अगर मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलूं तो ये डील सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, ये एक सिग्नल भी है कि भारत अभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बनाकर चल रहा है। वेस्ट के साथ भी
और रशिया के साथ भी। अब ये कदम फ्यूचर में कितना फायदेमंद होगा या फिर कोई रिस्क क्रिएट करेगा, ये तो खैर टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये कोई छोटा मूव नहीं है और इसके इफेक्ट्स आगे चलकर जरूर दिखेंगे। बाकी दोस्तों, इन सारी खबरों पर हम आप सभी को राय जरूर जरूर जानना चाहेंगे, इसीलिए कमेंट करके अपनी राय जरूर जरूर बताएगा। और उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों दी और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी असली सच्चाई पता चल सके। मिलते हैं जल्द ही किसी नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।